मुझे बच्चे की बहुत ख्वाहिश थी क्योंकि मैं अभी बिल्कुल जवान थी और मुझे अपने मियाँ से बहुत कुछ चाहिए था। लेकिन शादी की रात हमारे दरमियान ऐसा कोई अज़दवाजी ताल्लुक कायम ना हो सका और अगले ही दिन मेरा मियाँ दुबई चला गया। वो मेरे पास एक 16 साला मुलाजिम छोड़ गया जो बहुत अच्छा था। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसीलिए मुझे अकेले सोने से खौफ आता था। इसीलिए मैंने अपने 16 साला मुलाजिम को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मेरी हालत खराब रहने लगी। मेरा नौकर रोज रात को अपने हाथ से मुझे खाना खिलाता, जिसे खाकर मैं सुकून की नींद सो जाती। एक दिन उसके हाथ का खाना ना खाया, फिर आधी रात को नौकर ने उठकर मेरी नाइटी को। मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरा मुलाजिम ही मेरे साथ इस तरह से करेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरे साथ कैसे हो गया था। मुझे जल्द अज जल्द इस दलदल से बाहर निकलना था, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाना था। मैं अपने खूबसूरत मुलाजिम को देखकर कई बार अपना दिल हार बैठी थी, क्योंकि मेरा शौहर तो मेरी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता था और ना ही वो वहाँ मौजूद था। लेकिन फिर भी मैंने उसकी बीवी होने का हक अदा किया और अपने दिल और अपनी नजरों को काबू में किया। लेकिन मेरा मुलाजिम अरहम मेरे साथ ये करेगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। पिछले कई दिनों से मैं अपने साथ अपने मुलाजिम अरहम को सुला रही थी। इतने बड़े घर में मेरे और उसके अलावा कोई भी नहीं था और मुझे अकेले सोने में डर लगता था। इसी वजह से मैंने उसे कहा कि तुम मेरे बिस्तर पर मेरे पास सो जाया करो, इस तरह मेरा दिल लगा रहेगा और तुम्हारी तनख्वाह भी डबल हो जाएगी। तुम्हारी अम्मी का फायदा हो जाएगा, बेचारी परेशान रहती है, उसका कमाने वाला तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। डबल तनख्वाह होगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और इस घर में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, बल्कि यूं समझो कि तुम मेरे अपने ही हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी को बच्चा कह देने से कोई बच्चा नहीं बन जाता। औलाद हमेशा अपनी ही होती है, जो सिर्फ माँ के पेट से पैदा हो। एक हफ्ते के बाद जब मुझे पता चला कि मेरा मुलाजिम अरहम ही मेरे साथ, ये देखकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि वो मुसलसल मेरी तरफ घूर रहा था। क्योंकि मैं अभी शावर लेकर निकली ही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मेरे पूछने पर आवाज आई कि मैडम, मैं ज़किया अपने बेटे के साथ आई हूँ। मैंने बाल खुले छोड़े और जाकर दरवाजा खोला तो बाहर वो औरत अपने बेटे के साथ खड़ी थी। उसका बेटा मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। उस वक्त शायद ही कोई भी मेरी तरफ देखता तो यूं ही करता, क्योंकि मेरे जिस्म पर तौलिया बंधा हुआ था। उस औरत ने कहा कि मैडम, मैं अपने बेटे को काम पर छोड़ने आई हूँ। मुझे पता चला है कि आपको अपने घर के कामकाज के लिए एक मुलाजिम की जरूरत है, तो इसीलिए मैं अपने बेटे को आपके पास छोड़ना चाहती हूँ। मैडम, ये मेरा बेटा है और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। आप जो कहेंगी वैसा ही करेगा। वो औरत ये बोलकर चली गई और अपने बेटे को सख्ती से बोली कि मैडम का हर तरह से ख्याल रखना। इतने बड़े घर में मैं अकेली ही रहती थी, ऐसे में एक मुलाजिम, वो भी 16 साल लड़का। मेरे लिए इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती थी। उस लड़के का नाम अरहम था और वो कहीं से भी नहीं लगता था कि किसी गरीब खानदान से है। मगर वो कहते हैं ना कि शक्लो सूरत से थोड़ी पता चलता है कि इस दरख्त का फल मीठा होगा या कड़वा, जब तक उसे चख ना ले। वही मिसाल इंसान के लिए है कि ज़ाहरी हुलिये से किसी का कुछ पता नहीं चलता। कई ऐसे लोग होते हैं जो ज़ाहरी तौर पर गरीब लेकिन हकीकत में काफ़ी भले लगते हैं, लेकिन हकीकत में अच्छे भले लगते हैं। खैर, अरहम को मैंने घर का कामकाज समझा दिया और खुद अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। अरहम मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो मेरे सभी काम करता था और वो रात को देर से ही घर जाता था। उसकी तनख्वाह मैंने अलग से लगाई थी और मैं अरहम की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र थी, क्योंकि वो अपने काम से काम रखता था। एक दिन मैं अपने कमरे में कपड़े तब्दील कर रही थी कि अचानक अरहम कमरे में आ गया। मैं उसे अचानक अपने कमरे में देखकर चूक गई, क्योंकि उस वक्त मैं कपड़े तब्दील कर रही थी। वो मेरे तमाम नज़ारे देखते ही फौरन बाहर चला गया। जब मैंने कपड़े तब्दील कर लिए तो मैंने उसको आवाज़ दी। वो आते ही मुझसे माफ़ी मांगने लगा और उसने कहा कि मालकिन, मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था कि आप कपड़े तब्दील कर रही हैं और आपने तो दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था, जिस वजह से मैं सीधा कमरे में चला आया। इस बात को 2-3 दिन गुजर चुके थे कि मुझे घर में फ़ोन की घंटी सुनाई दी। मेरे अलावा इस घर में मोबाइल अरहम के पास हो सकता था, क्योंकि अरहम के अलावा तो घर में कोई नहीं था और वो मोबाइल अरहम का ही था। अरहम अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। मैंने जब उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया, तो उसने कहा कि मेरी अम्मी ने लेकर दिया है। मैंने कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम सिर्फ अभी 16 साल के हो, इसलिए ये इस्तेमाल करना इस उम्र में ठीक नहीं है। उसने कहा कि मालकिन, आजकल तो 12-14 साल के बच्चे के पास फ़ोन होता है, आप किस ज़माने में रह रही हैं। ये सब बातें पहले होती थी, आजकल ये कौन देखता है। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई। ऊपर से मेरा मियाँ फाहद मेरी बातों का नोटिस नहीं ले रहा था। उसे जब अपने हालात का बताती तो आगे से 2 टोक अल्फाज कह देता कि तुम बची नहीं हो, आखिर कब बड़ी होगी। सारी दुनिया की बीवियों के शोहर बाहर के मुल्कों में जाते हैं, तुम दुनिया से अलग थोड़ी हो। आज भी मुझे घर में अकेले डर लग रहा था। पिछले 1 माह से रोज मुझे लगता कि शायद घर में कोई आता है, क्योंकि जो ही आधी रात होती है तो मुझे वहशत होने लगती है। अपने इसी डर को काबू करने के लिए बहुत कुछ कर चुकी थी। सुबह होते ही अपनी सहेली अलीना को गपशप के लिए बुला लेती। शाम के वक्त कॉलोनी में बने जिम में चली जाती थी।
मगर कोई अफाका नहीं हो रहा था। आज मैंने सोच लिया था कि मियाँ का फोन आते ही उन्हें सब कुछ बता दूंगी कि इतने बड़े घर में अकेले रहना कितना मुश्किल है। खुद तो वो दुबई रहते थे और मुझे यहाँ इस घर में कैदी बनाकर छोड़ गए थे। शादी को लेकर मैंने बहुत सारे ख्वाब देख रखे थे। मैं शुरू से ही एक रोमांटिक लड़की थी। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मेरा होने वाला शौहर भी मेरी तरह रोमांटिक होगा। मैं सारी सारी रात उससे बातें किया करूंगी और जब कभी हम दोनों बातें करते थक जाएंगे तो फिर एक दूसरे की बाहों में ही सो जाएंगे। मगर जब शादी हुई तो मेरा मियाँ उसके उलट था। वो रोमांस से कोसों दूर था। एक औरत की जरूरियात पैसे, कपड़े, जूते ही नहीं होते, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जिसे पूरा करना एक मियाँ का फर्ज होता है। और शादी की पहली रात को लेकर मेरी सहेलियों ने मुझे इतना कुछ सिखाया था कि मैं इस सब को लेकर बहुत ज्यादा कुछ जोश थी कि मियाँ को किस तरह से खुश किया जाए। शादी की पहली रात ही मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि मैं जानता हूँ तुमने बहुत सारे ख्वाब सजा रखे होंगे, लेकिन मैं ऐसा आदमी हरगिज नहीं हूँ। तुम्हारी हर छोटी बड़ी और खासकर इस जरूरत का ख्याल रखूं। तुम्हें कभी पैसे की कमी नहीं होगी, बस तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। हम दोनों दुनिया वालों की नजर में तो मियाँ बीवी होंगे, लेकिन हमारा आपस में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था जिससे ये साबित हो कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मियाँ के इस कदर सख्त अल्फाज ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया था। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये किसके साथ बांध दिया, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इसके अलावा जिस्म की बुनियादी जरूरतें भी होती हैं, जैसे भूख के वक्त पेट को रोटी की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे जज्बात को भी खुराक की जरूरत होती है। पिछले एक हफ्ते से मैं मियाँ से बात नहीं कर रही थी। वो मुसलसल मुझे फोन करते, लेकिन मैं उनका फोन नहीं उठाती थी। तंग आकर अगले हफ्ते मैंने उनसे कहा कि आज के बाद मुझे फोन ना करिएगा। आप शादी के अगले दिन ही दुबई वापस चले गए थे। मुझे अपने निकाह में और इस घर में बांधकर आप तो जिम्मेदारियों से फारिग हो गए थे, लेकिन मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत और मेरी जिंदगी का क्या? मेरी भी तो कुछ जिस्मानी जरूरत थी, मुझे भी तो बच्चों की शदीद तमन्ना थी, लेकिन आपने तो कभी इस तरह मेरे बारे में सोचा भी नहीं। मेरे मियाँ ने कहा तुम परेशान नहीं हो, मैं 3 माह के बाद वापस आ रहा हूँ। दरअसल मुझे दुबई में कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मुझे अचानक आना पड़ा, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। तुम ऐसा करो कि अरहम को अपने पास सुला लिया करो, वो रोज रात को तुम्हारे पास सो जाया करेगा और वो तो बच्चा है, तुम्हें उससे किसी किस्म की घबराहट भी नहीं होगी। और हाँ, वो 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहेगा, इस तरह तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और उसे भी साथ मिल जाएगा। वो बड़ा नेक बच्चा है, तुम्हें कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मियाँ की बात सुनते ही अगले दिन मैंने अरहम की माँ को कमरे में बुलाया और उसे कहा कि अब से अरहम 24 घंटे यहीं रहेगा और उसकी तनख्वाह डबल होगी। उसकी माँ को कोई मसला नहीं था, इसलिए वो झट से मान गई। उसने अपने बेटे अरहम को कहा कि आज के बाद तुमने यहीं पर रहना है, इसलिए अपनी मालकिन को खुश रखना। मैंने कहा तुम्हारा खुश रखने से क्या मतलब है? तो उसकी माँ ने कहा कि मालकिन कुछ नहीं, बस वो मैं ये कह रही थी कि वो आपका कहा माना करे और आपकी कोई भी बात ना टाले। मुझे ऐसा लगा था जैसे उसकी माँ कुछ कहते कहते चुप हो गई थी। इसके बाद अरहम की अम्मी घर से चली गई। अरहम अब यही मेरे पास रहता सोता था। वो मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन ख्याल रखने के साथ साथ वो मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करता था। कई बार मैं उसे मना कर चुकी थी कि इस उम्र में फोन करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मैं नर्स के पास गई तो नर्स ने कहा कि आपको आराम की जरूरत है, आप किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई है। मेरी हालत बहुत अजीब हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरे साथ क्या होता है। अरहम अक्सर रात का खाना बाहर से ही लेकर आता था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब मैं खाना खाती तो फौरन मेरा सर भारी होने लगता। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ। मुसलसल मेरे साथ ऐसा ही होता था। एक दिन मैंने अरहम से कहा कि अरहम आज के बाद तुम बाहर से खाना ना लेकर आना, क्योंकि मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लग रहा, और जब मेरे मियाँ को पता चलेगा तो वो भी मुझे गुस्से होंगे कि कितनी बार कहा है कि खाना हमेशा घर पर बनाया करो। आज के बाद मैं घर पर ही खाना बनाऊंगी। ये बात सुनते ही अरहम का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा कि नहीं मालकिन, आप परेशान ना हो, मैं अपनी अम्मी से कहता हूँ, वो रोजाना रात का खाना बना देंगी। आप बीमार रहती हैं, आपको नर्स ने कहा है कि आराम करें, इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी भी बात पर ध्यान ना दें, बल्कि आराम करें ताकि आप जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। अरहम का मेरा यूं फिक्र करना मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं सोचती थी कि काश जिस तरह मैं रोमांटिक थी इसी तरह मेरा मियाँ भी होता। मैंने एक दिन अरहम से कहा कि अरहम, तुम शादी के बारे में क्या सोचते हो? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बीवी कैसी होनी चाहिए? तो अरहम ने मुझे बड़ा अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, मालकिन, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी आप जैसी हॉट हो और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने कहा, अच्छा, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? तो उसने कहा कि मालकिन, आप जैसा इस दुनिया में कोई भी खूबसूरत नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। लगता है साहब ने कभी आपकी तारीफ नहीं की, इसीलिए आपको अपनी खूबसूरती पर शक है। अरहम का इस तरह खुल्लम खुल्ला मेरी तारीफ करना मुझे बहुत भाया था। जाहिर सी बात है, कोई भी मर्द जब औरत की तारीफ करता है
तो वो औरत को अच्छा ही लगता है। मुझे भी यूं गैर मर्द का तारीफ करना बहुत अच्छा महसूस हुआ था। मेरा दिल चाहा कि अरहम मेरी और तारीफ करे और मैं उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनती रहूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं और मेरा 16 साल मुलाजिम अरहम एक ही बिस्तर पर सोते थे। मैं तो उसे अपना बच्चा ही समझती थी, क्योंकि मैं उसे अपने बेटों की तरह ही ट्रीट करती थी। मगर मेरे दिल में कई बार शैतानी ख्याल आया, जो कि अच्छा नहीं था, लेकिन मैं खुद अपने आप पर ही कंट्रोल रखे हुए थी, क्योंकि मेरा ये खूबसूरत जिस्म मेरे मियाँ की अमानत था। जब भी अरहम के चेहरे की तरफ देखती तो बहुत ही भला महसूस होता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़का था और अपनी उम्र से कई गुना बड़ा लगता था। लंबा चौड़ा, ऊपर से क्लीन शेव, वो एक भरपूर मर्द लगता था। यही सोचते सोचते जाने कब मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मेरी नाइटी अजीब हालत में थी, क्योंकि रात को मैं यही पहन कर सोती थी, जबकि अरहम घर पर मौजूद नहीं था। मैं काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो ना आया। शाम को जब वो वापस लौटा तो मैंने कहा कि कहाँ पर थे तुम सारा दिन? तुमने बताया भी नहीं कि कहाँ गए थे। कम से कम तुम्हारे पास मोबाइल था, मुझे फोन ही कर देते कि आज मुझे कोई जरूरी काम था। तो मेरे 16 साल मुलाजिम अरहम ने कहा कि मालकिन माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, अचानक मुझे वहाँ जाना पड़ा, इसलिए मैं आज घर पर मौजूद नहीं था, मुझे माफ कर दे। मैं अगली रात यही सोचती रही कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। यूं लगता था कि जैसे कल रात कुछ गलत हुआ है। अरहम भी सो चुका था। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने अरहम से कहा, तुम रात को किस टाइम सोते हो? तो वो मुझे कहने लगा कि मालकिन मैं तो आपसे पहले ही सो जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन कल रात 2 बजे जब अचानक मेरी आंख खुली थी, उस वक्त अरहम जाग रहा था और मुझे उठते देखकर वो फौरन सोता हुआ बन गया था। मैं यही सोच रही थी कि अरहम ने मुझसे झूठ क्यों बोला, आखिर क्या वजह थी। अब मैंने सोच लिया था जो पिछले कई दिनों से मेरे साथ हो रहा था, अब मैं इसका पता कर कर ही रहूंगी। अगली रात जल्द ही मैं अपने कमरे में आकर सोती हुई बन गई। अरहम तकरीबन 12 बजे कमरे में आया और वो भी आकर लेट गया। मेरी नजर अरहम की हर हरकत पर थी, लेकिन आधी रात को मेरे होश उड़ गई, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब मैंने सुना कि अरहम मेरे शोहर से बात कर रहा था और वो दोनों आपस में मेरे मुतालिक ही बात कर रहे थे। अरहम ने कहा, मालिक आपका काम हो जाएगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं मालकिन को यहाँ पर बहुत ज्यादा उलझा कर रखूंगा, बल्कि मैंने उनकी बहुत सी नजेबा तस्वीरें भी बना ली हैं, जिनके जरिए मैं उनको ब्लैकमेल करूंगा और उनको बताऊंगा कि वो अपने शोहर को धोखा दे रही हैं और अपने ही घर के मुलाजिम के साथ अपनी जरूरियात पूरी कर रही हैं। इस तरह वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगी कि आप जल्द से जल्द वापिस आ जाएं, क्योंकि उनको खुद से धोखे की बू आएगी। और वैसे मालिक आपकी बीवी है बहुत खूबसूरत, मगर कमबख्त वो मुझे अपना बेटा मानती है, वरना बहती गंगा में एक आध बार मैं भी हाथ धो लेता। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा मियाँ इस कदर घटिया हरकत करेगा। मजीद अगले दिन मुझे मोहल्ले की औरत से मालूम हुआ कि मेरे मियाँ ने बाहर एक गोरी से शादी कर रखी है। उसने बताया कि मेरे मियाँ ने कभी मुझ में दिलचस्पी ही जाहिर नहीं की थी, वो फोन भी मुझे अपने माँ बाप के डर से करता था। जिस औरत ने मुझे सब बताया वो मेरी सास की सहेली थी। अगले दिन ही मैंने अपने मुलाजिम अरहम की छुट्टी करवाई, क्योंकि वो मेरे लिए एक नौकर से बढ़कर एक नामहरम था, जिसका ख्याल मैंने कभी नहीं किया था। मैं तो उसे बच्चा समझती थी, लेकिन वो बच्चा नहीं था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मौका मिलते ही मुझसे अपना मतलब निकाल सकता है। मेरी तमाम नाज़रीन से यही गुजारिश है कि अपनी बेटियों के रिश्ते करते वक्त उनका ससुराल अच्छे से छान लें, ताकि मेरी तरह कल को आपकी बेटी की इज्जत दांव पर न लग जाए और ना कल को आपकी बेटी किसी नामहरम का सहारा लेकर खुद को बर्बाद ना कर बैठे।